नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। लोकसभा में आज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली का बजट पेश किया। चूंकि पिछले 5 महीने से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन है, ऐसे में पार्लियामेंट में दिल्ली का बजट पेश किया गया। बजट में सबसे खास बात रही दिल्ली वासियों को बिजली में सब्सिडी की घोषणा। अब 0 से 200 यूनिट बिजली खपत करने वालों को ₹1.20 और 200 से 400 यूनिट बिजली खपत करने वालों को प्रति यूनिट 80 पैसे की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा भी बजट में कई लोक लुभावन वायदे किए गए। 20 नए स्कूल, 110 नई एम्बुलेंस, 1380 नई लो फ्लोर बसें, 4,30,000 लोगों को वृद्धा पेंशन, रोहिणी में नया मेडिकल कॉलेज, गरीबों के लिए 18,000 नए घर जैसे कई प्रावधान है इस बजट में। इस बजट में किसी तरह का कोई नया टैक्स भी नहीं शुरू किया गया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि संसद में अगर किसी राष्ट्रपति शासित राज्य का बजट रखा जाता है तो उसमें नए टैक्स का प्रावधान किया भी नहीं जा सकता। लेकिन इस बजट ने कई सवाल भी खड़े किए और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या लॉलीपॉप बजट पेश कर चुनाव में उतरना चाहती है बीजेपी। पिछले कुछ दिनों से सरकार बनाने में जुटे बीजेपी के कुछ नेताओं को जोड़ तोड़कर सरकार बनाने से क्या नरेंद्र मोदी ने रोक दिया। सवाल यह भी सब्सिडी का झुनझुना। पिछले कुछ दिनों से सरकार बनाने में जुटे बीजेपी के कुछ नेताओं को जोड़ तोड़कर सरकार बनाने से क्या नरेंद्र मोदी ने रोक दिया। सवाल यह भी सब्सिडी का झुनझुना थमाकर क्यों बिजली के दाम कम किए गए। तमाम सवालों पर अपने मेहमानों के साथ मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। इस फिल्मी गाने की लाइन का दिल्ली की मौजूदा सियासत से गहरा रिश्ता है। एक इशारा तो खुल्लम खुल्ला है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने की दहलीज पर है, यानी बहुमत का पूरा जुगाड़ है। आम आदमी पार्टी के 7 विधायक मुझे मिले थे, मेरे निवास पर मिले थे और उन्होंने ये आग्रह किया कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। मैंने अपनी पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमें ये स्वीकार नहीं है, हम जोड़ तोड़ से कोई सरकार बनाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन जोड़ तोड़ के इस खेल के खतरे भी हैं और दामन पर दाग लगने का डर भी। लिहाजा दूसरा इशारा यह है कि चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है बीजेपी। ये इशारा इस तरह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली का जो बजट पेश किया उसमें दिल्ली वालों के लिए बिजली से लेकर अस्पताल तक और महिला सुरक्षा से लेकर स्कूल तक हर किस्म का लॉलीपॉप मौजूद है। इसे ऐसे समझा जा सकता है, बिजली महंगी होने के बावजूद सब्सिडी का तड़का लगाया गया है, जिससे 400 यूनिट तक शीला दीक्षित राज से भी सस्ती बिजली दिल्ली वालों को मिलेगी। सब्सिडी की इस सवारी को बीजेपी शानदार बता रही है। मतलब अगर विधानसभा चुनाव में जाने की नौबत आ जाए तो महंगाई बढ़ाने की तोहमत न लग पाए। ये बजट चुनाव की बात नहीं है, दिल्ली की जनता को राहत देना, दिल्ली की जन समस्याओं को समझना, उस पर उनको अच्छे दिन लाने की शुरुआत इस बजट के माध्यम से है। यानी बीजेपी की रणनीति दोनों नावों की कामयाब सवारी की है। अगर चुनाव हो तो भी और अगर केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस को तोड़कर सरकार बने तो भी। यही वजह है कि टीम केजरीवाल और कांग्रेस ने सियासत की चतुर चाल पर चारों खाने चित होने के बाद बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ जोड़ तोड़ के पुराने आरोप अपनी जगह बदस्तूर कायम है, तो दूसरी तरफ बजट को लॉलीपॉप कहा जा रहा है। इसमें आम आदमी के लिए न बिजली है, न पानी है, न सुरक्षा है, न स्कूल है, न अस्पताल है। जो लॉलीपॉप के वादे हैं। बजट तो जो पूरी तरीके से देखने में चूचू का मुरब्बा है, इसमें कहने को कुछ नहीं है। ये वही बीजेपी थी जब विपक्ष में थी तो कहा करती थी कि अरविंद केजरीवाल जो है वो तो सब्सिडी इकोनॉमी चलाना चाहते हैं। आज वो खुद सब्सिडी दे रहे हैं। ये बजट निश्चित तौर पर दिल्ली को कोई नई दिशा नहीं देगा, दिल्ली का इससे कोई विकास नहीं होगा और ये मैं कहना चाहता हूं दिशाहीन बजट है और जन विरोधी बजट है। अब सवाल है कि पर्दे के आगे पीछे सियासत की बिसात पर हर मोहरे के कामयाब दांव के बावजूद बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने से गुरेज क्यों कर रही है। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाए ताकि विरोधियों के जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त के दावे सच नजर आएं। शायद यही वजह है कि मोदी सरकार ने दूसरा रास्ता अख्तियार कर दिल्ली वालों को बिजली में सब्सिडी की सौगात दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।
तो इस बजट का आखिर क्या मतलब है और किस तरह से दिल्ली में जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, तमाम पहलुओं पर अपने खास मेहमानों के साथ मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले अपने दर्शकों को अपने मेहमानों से मैं मिलवा दूं। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक शर्मा स्टूडियो में मौजूद है, हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं। आशुतोष हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं और हमारे साथ उर्मिलेश जी वरिष्ठ पत्रकार भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। और विजेंद्र गुप्ता जी, पहला सवाल आपसे ही है मेरा, चुनाव में आप लोग जाना चाहते हैं या नहीं, या सरकार बनाना चाहते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन बजट रखने का एक तरीके से आप लोगों को मौका मिल गया। आप ही की सरकार केंद्र में है, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली का बजट रखा। मेरे हाथ में मैनिफेस्टो की कॉपी है जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में वादे किए थे। बिजली के दाम 30% तक कम होंगे, बिजली कंपनियों का सीएजी ऑडिट होगा, प्याज टमाटर सब्जियों के दाम 30 दिन में नियंत्रित होंगे। ऐसा कुछ इस बजट से तो नहीं दिख रहा है। विजेंद्र गुप्ता जी, देखिए अखिलेश, एक बात बहुत स्पष्ट है कि बजट आम जनता को पसंद आ रहा है, लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बजट से कोई महंगाई बढ़ने वाली नहीं है, किसी प्रकार के नए कर को न लगाया गया है, न सर महंगाई बढ़ेगी नहीं लेकिन घटेगी क्या महंगाई, ये तो बता दीजिए। बिजली की कीमत निश्चित रूप से घटेगी। अगर नए कर नहीं लगे हैं तो महंगाई घटेगी। इसका कर तो आप लगा भी नहीं सकते थे सर, और लोगों को मिलने नहीं देखिए, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। विजेंद्र गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी का आरोप है। कर दूं आप फिर एक मिनट जी एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट अखिलेश जी मैं बोलिए बात स्पष्ट कर दूं। जिसने भी आपको ये कहा है वो पूर्ण रूप से असत्य है, क्योंकि ये बात जरूर है कि ये रिवाइज बजट के रूप में इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये 5 महीने गुजरने के बाद ये बजट लाया गया है। नहीं आप सर जो ये क्रेडिट ले रहे हैं कि नए टैक्स नहीं लगाए गए हैं, नए टैक्स आप लगा भी नहीं सकते थे। संविधान की धारा 265 में इसका जिक्र है, राष्ट्रपति शासन के तहत आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं। जिस राज्य का बजट वहां पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, ऐसा देखिए, बजट की कर की दरों में वृद्धि की जा सकती है, क्या कोई रोक नहीं। क्या ये वृद्धि की जा सकती है? आशुतोष जी आपसे कह रहे हैं, मैंने कहा ये गुमराह मैं बिजली पे आऊंगा, लेकिन चूंकि टैक्स का बिल्कुल छिड़ गया है, बताएंगे, मैं बता रहा हूं आपको, अगर सफाई देना चाहें, बोलना चाहें। अखिलेश जी, आपने जो सवाल पूछे उसके जवाब तो विजेंद्र जी दे ही नहीं पा रहे हैं। दरअसल जो बात आप उठा रहे हो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ, गुमराह मत करिए। के तहत आप बताइए, कर की लगा सकते रेट ऑफ टैक्सेस को एनहांस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? आप बताइए, आप सीधा जवाब दीजिए। आपने यहाँ पर कहा थोड़ा सा रेट ऑफ टैक्सेस एनहांस नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा है? इसका अर्थ यह है कि आपका बजट के विषय पर कम पकड़ है। आप पहले आशुतोष एक बात जी, विजेंद्र जी पहले आप बोले फिर मैं बोलूंगा। आप जितना बोलना चाहे बोले, आप आधे घंटे तक बोले फिर मैं बोलता हूँ। आप बोले फिर मैं बोलूंगा। आप टू द पॉइंट बताइए। आप टू द पॉइंट बताइए, क्या रेट ऑफ टैक्सेस एनहांस करने पर कोई पाबंदी है? आप बताइए। आशुतोष जी जवाब देना चाहेंगे आप? अखिलेश जी ये बोल चुके? जी बोलिए अब आप। नहीं, ये बोल चुके, लेकिन शर्त ये कि बीच में बोलेंगे नहीं। विजेंद्र यादव जी बोलिए सर। अब देखिए, आप ही लोग आपस में बोल रहे हैं, आप तमाम लोग नेता हैं, बोलिए। हाँ, उनको दरअसल संविधान की उतनी समझ है नहीं। मैं उनका ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन के दौरान नए कर लगाए ही नहीं जा सकते। ये दावा अरुण जेटली जी कर रहे हैं, जो खुद संविधान के जानकार हैं। अब ये पूछा जाए कि भाई ये आप गलत बयानी क्यों कर रहे हैं, उसमें बट परंतु लेकिन का सवाल ही नहीं उठता है। तो अब आप समझ लें, दर्शक समझ लें कि भाई कौन किसको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। चलिए ठीक है। अब एक और मसला है, टैक्स से आगे बढ़ते हैं, बात बिजली की। आलोक शर्मा जी कुछ कहना चाहिए? अच्छा बोल लीजिए आलोक जी, फिर आगे बढ़ूंगा, बिजली पे मैं बात करूंगा। अखिलेश जी, विजेंद्र जी, हाँ बोलिए। एक विषय पहले स्पष्ट हो जाना चाहिए। हाँ। ये बात को घुमा रहे हैं। मैं रेट ऑफ टैक्सेस के एनहांसमेंट की बात कर रहा हूँ, ये न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। मैं नया टैक्स लगाना, देखिए, दिल्ली की जनता कुछ ज्यादा ही गुमराह हो गई है सर। ये तो टैक्स की बात है, बिजली को लेकर भी तमाम तरह के खेल चल रहे हैं सब्सिडी की आड़ में। जनता के जो पैसे हैं, जनता जो टैक्स के तौर पर पैसे देती है, उसी पैसे के जरिए जनता को राहत देने की कोशिश की जा रही है। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी देखिए, आज का जो बजट है वो पूरी तरह से गुमराह करने देने वाला है, और भाजपा को ABCD की भाषा बड़ी अच्छी समझ आती है। ये भाजपा का जो आज बजट आया है वो 3N है, 3N। नकली है, पूरी तरह से नकारात्मक है,
निराशापूर्ण है और इसके अंदर कोई दिशा नहीं है। आप देखिए पूरी की पूरी पॉलिसीज जो हमारी थी उनको पूरी जिस तरह से लागू करने का प्रयास किया गया है उसके अलावा कुछ नहीं किया गया है। ना कोई बड़ा मास्टर प्लान ये लोग लेकर आए हैं दिल्ली के लिए, ना फ्यूचर के एंगल से कोई प्लानिंग है उसके अंदर। क्या बात कर रहे हैं, तमाम लिस्ट है मेरे पास। आप बजट को सीधे नकार रहे हैं। 36,776 करोड़ रुपए का ये बजट है, इसमें बिजली के लिए सब्सिडी दे दी गई 260 करोड़ रुपए की। आलोक शर्मा जी, जहां तक सब्सिडी की बात है, दोनों ही पार्टियां, हमारे आशुतोष भाई भी बैठे हैं, विजेंद्र भाई भी बैठे हैं, दोनों ही पार्टियां चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि कांग्रेस की सांठ-गांठ है कंपनियों के साथ, इसलिए सब्सिडी दी जाती है। पहले वो 49 दिन रह के गए सत्ता में, उन्होंने सब्सिडी दी, क्या उनकी सांठ-गांठ थी? आज भारतीय जनता पार्टी आई है, उसने सब्सिडी दी है। पूरी तरह से इन दोनों पार्टियों ने, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए उर्मिला जी, आलोक शर्मा जो कह रहे हैं, आपका इशारा मैं समझ गया। ये क्या खेल है, ये जो पर्दे के पीछे चल रहा है, बिजली में सब्सिडी के जरिए जो राहत दिया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? ये बिजली कंपनियों पर कुछ अंकुश नहीं लगा सकते? आम आदमी पार्टी ने भी यही किया था, सब्सिडी के जरिए राहत देने की कोशिश की गई थी, यही काम किया। अब बीजेपी ने, इसके पहले कांग्रेस यही काम कर रही थी। देखिए 50% कटौती की बात उन्होंने की थी और 400 यूनिट तक उन्होंने वो राहत दी थी, जाहिर है वो सब्सिडी के जरिए दी थी। और शीला दीक्षित सरकार का जो फार्मूला था सब्सिडी के बारे में अखिलेश, वही इस बजट में अडॉप्ट किया गया है, अगर आप ठीक से देखें तो कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात यह है कि मूल प्रश्न यह है कि सब्सिडी जो आप दे रहे हैं वो कहां से आप दे रहे हैं? वो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, वो पब्लिक टैक्स पेयर्स का पैसा है। एग्जैक्टली वो पब्लिक फंड है जिससे आप दे रहे हैं। लेकिन आप बिजली कंपनियों का जो मुनाफा है, जिसके बारे में एक अच्छी बात करी थी केजरीवाल सरकार ने, या आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी कही थी, उनकी बहुत सारी चीजों की मैं आलोचना करता हूं, लेकिन एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट उन्होंने गवर्नेंस के क्षेत्र में किया था कि भाई ये बिजली कंपनियां अगर घाटे में है, परेशान है, बेचारी बेहाल हैं, तो फिर बिजली का काम को दिल्ली में क्यों देख रही हैं? कैग को पूरी छूट मिलनी चाहिए कि वो इनकी ऑडिट करे, इनके सारे डाटा को, इनके सारे आंकड़े को। और ये था, देखिए बीजेपी के मैनिफेस्टो में इसका जिक्र था सर। जी हां, बिजली कंपनियों का सीएजी ऑडिट होगा। और मजे की बात है कि बिजली कंपनियां नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट अखिलेश, वो विजेंद्र जी आए इसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि देखिए हाईकोर्ट ये कंपनियां गई और हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ऑडिट होना चाहिए, आप कोऑपरेट कीजिए। सवाल इस बात का है कि फरवरी महीने के आसपास की यह घटना है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। आज तक मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, और बीच में मैंने कहीं पढ़ा था कि कैग ने यह कहा है कि हमारे पास 50% डॉक्यूमेंट केवल अभी तक पहुंचे हैं, दस्तावेज पहुंचे हैं। सवाल इस बात का है कि केंद्र की सरकार इस वक्त दिल्ली को देख रही है, इस बारे में क्या किया गया, इस बारे में क्या किया गया? तो असल बात यह है कि जो बिजली कंपनियों का मुनाफा है, जो जनता की गाड़ी कमाई वो लूट रही है, उसमें कोई आप काम नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल जनता की कमाई को जनता, क्या इस बजट का कोई चुनावी कनेक्शन भी है? इस पर भी मैं बात करूंगा। आशुतोष, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, उर्मिला जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर सवाल खड़े किए हैं, मैं चाहूंगा इसका आप जवाब दें। बिजली कंपनियों का सीएजी ऑडिट क्यों नहीं? अब तो केंद्र में भी आपकी सरकार है। अखिलेश जी, यहां टुकड़ों में डिस्कशन हो रहा है, मुझे लगता है आप विषय के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आप न्याय कर दीजिए सर। आप लोग तो दिल्ली की जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। 5 महीने हो गए राष्ट्रपति शासन है दिल्ली में, आपको नहीं लगता कि दिल्ली को चुनी हुई सरकार मिले? अगर आपको ही बोलना है, अगर आपको ही अपने शो में बोलना लगा, नहीं, मुझे मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, जवाब दीजिए। नहीं हो पाएगी, लोगों तक सूचना नहीं पहुंच पाएगी। बोलिए, आप पूछिए और मुझे बोलने दीजिए फिर। जी, माफी चाहूंगा। बोलिए। पहला विषय ये है कि आपको ध्यान होगा, जब फरवरी में ये सरकार थी आम आदमी की, और उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो साफ रूप से ये दिखाई देता था कि बिजली के दामों में बड़ी भारी वृद्धि की जाएगी, और यही कारण था कि 1360 लगभग 1350 करोड़ रुपए की सब्सिडी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, यानी कि जनता के विकास के कार्यों को रोककर, जनता के सड़कों के काम को रोककर, पुल के बनने के काम को रोककर बिजली कंपनियों की जेब में 350 करोड़ रुपया डाल दिया था 49 दिन के अंदर अंदर। और जबकि कहा था कि बिजली की कीमतों को 50% कम किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सब्सिडी दी गई। दूसरा, सीएजी के ऑडिट की बात की गई, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने में वो सीएजी के ऑडिट पर सही मायनों में क्या हुआ, दिल्ली और देश की जनता जानना चाहती है। विजेंद्र जी, आप जानना क्यों चाहते हैं? आप बताइए ना। सत्ता में है, दिल्ली की जनता आपसे जानना चाहती है। पिछले 1.5 महीने में क्या आपको ये भी नहीं पता चला कि सीएजी क्या कर रही है? आप कह रहे हैं कि जानना चाहते हैं। विजेंद्र जी, आप सत्ता पक्ष में हैं, 1.5 महीने में आपको ये भी नहीं पता चला आपकी सरकार में क्या हो रहा है? ये आपको समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा। अब ये आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आपको समझ,
दिल्ली की चुनी हुई सरकार नहीं है, ये आपको समझना विजेंद्र जी, मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आता वालो जी आपके पास आता हूं। हालांकि उसका विजेंद्र गुप्ता जी, तो दिल्ली में वही तो सवाल है कि चुनी हुई सरकार आखिर कैसे आए? अब तो आप लोग केंद्र में हैं, इसके लिए पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? हालांकि आज जो बजट आप लोगों ने पेश किया उसमें चुनाव की आहट मुझे दिख रही है। क्या माना जाए कि चुनाव की तरफ बढ़ रही है दिल्ली? अखिलेश, पिछले सवाल का जवाब पूरी तरह दे दूं। 10 पैसे सर, आप तो उस वक्त जवाब दे ही रहे थे, बोलिए करने पर बढ़ाए गए थे डीआरसी के द्वारा, और 15 पैसे 400 यूनिट तक, यानी कि बिजली की दरों में आज सब्सिडी देने के बाद जो आम आदमी पार्टी की सरकार के समय बिजली की कीमतें थी उससे कहीं कम आप उसके ग्राफिक्स दिखाएं, मेरा आपसे अनुरोध है। लगभग इससे होगा क्या सर? सब्सिडी आखिर जनता के पैसे से तो दे रहे। आशुतोष को जवाब देना चाह रहे हैं आपको। आलोक जी आता हूं आपके पास। आशुतोष, दूसरा हमारा ये कहना है सर, आता हूं। विजेंद्र जी और भी मेहमान है, उन्हें चर्चा में शामिल करना पड़ेगा। विजेंद्र जी जरा चुप रहेंगे थोड़ा सा। विकास के कार्यों की अखिलेश लगाई है। हाँ ठीक है आशुतोष जी। अखिलेश देखिए दिक्कत यह है ना कि विजेंद्र जी फिर बीच में कूद पड़ेंगे। अगर वो चुप हो जाए तो फिर मैं सवाल का जवाब दूं। जहां तक उनका दावा यह है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के प्रति ईमानदार नहीं। उन्होंने कहा हम 30% सब्सिडी देंगे। आज बजट आया, देख लीजिए उसमें 30% बिजली के दामों में सब्सिडी दी गई या नहीं दी गई। दूसरी बात, कांग्रेस के हमारे जो साथी और बीजेपी के साथी लगातार झूठ बोल रहे हैं। जब हमारी सरकार आई थी तब यह कहा गया था बिजली की जो कंपनियां हैं इनका ऑडिट नहीं हो सकता है क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला है। हमने 5 दिन के अंदर इन बिजली कंपनियों के खिलाफ ऑडिट का आदेश दे दिया। ऑडिट शुरू भी हो गया था। कंपनियां हैं इनका ऑडिट नहीं हो सकता है क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला है। हमने 5 दिन के अंदर इन बिजली कंपनियों के खिलाफ ऑडिट का आदेश दे दिया। ऑडिट शुरू भी हो गया था और तब से देकर आज तक न तो कांग्रेस की सरकार जिससे ऑडिट करा पाई है और ना ही बीजेपी की सरकार जो पिछले 50 दिन से ऑडिट करा पाई है। कैग लगातार आलोक जी अभी नहीं करवा पाए, आपकी तरफ इशारा है। कर रही है 50 से ज्यादा का झुंझुना आप लोग करवा देते हैं। जनता के पैसे से जनता को मूर्ख बना दिया जाता है। अब आशुतोष जी उत्तर सुनिए। देखिए आपके दोनों के मैनिफेस्टो आए थे अक्टूबर के अंदर, जब नवंबर में चुनाव होना था। विजेंद्र भाई का भी आया था और पार्टी केजरीवाल का भी आया था। 51 पेज का मैनिफेस्टो था। कहीं पर भी आपने लिखा था कि हम 50% और हम 30% दाम जो है सब्सिडी से घटाएंगे। देश को आपने और दिल्ली की जनता को आपने गुमराह किया। आपने कैसे नहीं गुमराह किया? आप भी तो सब्सिडी के जरिए राहत दे रहे थे जनता को। कह रहे थे हमने कभी छुपाया नहीं। हमने कहा हम सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन इन दोनों ने झूठ बोलकर सब्सिडी दे रहे हैं। इन्होंने पैसा तो जनता का जा रहा है। आप जो टैक्स के तौर पर पैसे चुकाते हैं दोनों पार्टियों। 1 मिनट सर, उसका इस्तेमाल जनता से जुड़े कुछ परियोजनाओं के लिए होना चाहिए था। ये पैसे जा रहे हैं बिजली कंपनियों पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं। बेसिक सवाल जो आलोक जी और विजेंद्र जी दोनों को एड्रेस करना चाहिए वो ये कि सब्सिडी, और इवन आशुतोष को भी, कि भाई आप जब सब्सिडी दे रहे हैं इसका मतलब कि बिजली कंपनियों का जो मुनाफा है, बिजली कंपनियों की झोली में जो पैसा जा रहा है, आप उसको रिव्यू नहीं कर रहे हैं। और वो इसलिए नहीं रिव्यू कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी यानी 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो इस देश की हैं, जो केंद्र की सत्ता में रही हैं और दूसरी पार्टी केंद्र की सत्ता में इस वक्त है, वो कुल मिलाकर जो कैग ऑडिट है उस बारे में वाकई सही स्टैंड नहीं ले पा रही हैं। और यही कारण है कि जनता का पैसा बिजली कंपनियां को जा रहा है। ये जनता को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। आशुतोष, आप लोगों ने भी यही किया था। कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने भी सब्सिडी के जरिए उर्मिलेश जी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उर्मिलेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उर्मिलेश जी ने बहुत अच्छी बात कही और मुझे लगता है कि अगर तथ्यों को पूरा रखने का अगर मौका दे तो मैं बताऊंगा आपको। हमने 5 दिन के अंदर इन बिजली कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए इनका ऑडिट कराने का काम किया। हमने कहा कि सिर्फ 3 महीने के लिए हम सब्सिडी दे रहे हैं, उसके बाद जब इन कंपनियों का ऑडिट हो जाएगा, इनके भ्रष्टाचार का खुलासा हो जाएगा, तब हम बिजली के प्राइस का रैशनलाइजेशन करेंगे। हमने बिजली की कंपनियों पर लगाम लगाने का काम किया। कांग्रेस और बीजेपी के लोग लगातार बहस में दूसरी दिशा में ले जाना चाहता हूं। पूरा कुश्ती कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, देखिए बिजली पे बहुत बात हो गई, उसको लगाने की। ठीक है आशुतोष जी, बिजली पे बहुत बात हो गई, सब्सिडी पे बात हो गई। अब जो सियासी जोड़ तोड़ का गणित देखने को मिल रहा है दिल्ली में, तमाम लोग, ऐसा लगता है तमाम पार्टियां कंफ्यूजन फैलाने में जुटी हुई हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रही है, आपको तोड़ने की कोशिश कर रही है। उधर एक विधायक कांग्रेस के भी, आलोक शर्मा जी आपके विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उनसे संपर्क कर रही है। तमाम सवालों के बीच विजेंद्र गुप्ता जी, क्या अब आप लोगों की दिलचस्पी कम हो गई दिल्ली में सरकार बनाने में, या अभी भी इस दौड़ में शामिल हैं आप लोग, या चुनाव फ्रेश मैंडेट के चक्कर में? अब अखिलेश जी बहुत साफ है जी, हमारे पास बहुमत नहीं है।
हमारे पास 29 विधायक हैं, बहुमत के लिए 34 चाहिए। लेकिन हम सर एक मिनट, रामवीर विधूड़ी आप ही के पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं है बहुमत। उनके कहने का अर्थ जो है, जो मैं समझ पाया हूं, वैसे तो उनका जो भी विषय था वो व्यक्तिगत रूप से उन्होंने रखा था, पार्टी की लाइन नहीं। आप ही के पार्टी के नेता है ना सर, मैं समझ पाया हूं वो इतना है। विजेंद्र गुप्ता जी आप भी सीनियर लीडर हैं, आप ही के पार्टी के वो नेता है ना रामवीर विधूड़ी, मतलब क्या अपनी डफली अपना राग इस तरह से तमाम विधायक नेता बोल रहे हैं? क्यों खराब करते हैं जी? बात को पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। बोलिए सर। देखिए ये बात, चाहे वो आसिफ मोहम्मद खान बोल रहे हो, चाहे वो रामवीर सिंह विधूड़ी बोल रहे हो, चाहे वो जय किशन बोल रहे हो, या प्रभात झा जी बोल रहे हो, ये बात साफ है कि ये जो दोनों दल हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन दोनों के अंदर विद्रोह की स्थिति है। सर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अंदर विद्रोह की स्थिति पर मैं उनके नेताओं से जवाब लूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है विजेंद्र गुप्ता जी, आपकी पार्टी के अंदर भी दो धड़ा साफ तौर पर दिख रहा है। एक धड़ा ऐसा है जो सरकार बनाना चाहता है, दूसरा फ्रेश मैंडेट लेना चाहता है। उनके दो तरह के बयान दिए जा रहे विजेंद्र गुप्ता जी का धड़ा उनसे अलग होने के लिए तैयार बैठा है। नहीं, आपकी पार्टी में क्या स्थिति है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हाईकमांड की तरफ से इशारा दे दिया गया है कि फ्रेश मैंडेट लो, जोड़ तोड़ के गणित हम सरकार नहीं बनाना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी साहब ने मना तो नहीं कर दिया है? देखिए हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है, हमारे पास बहुमत नहीं है। तो तीन विकल्प हैं, उपराज्यपाल के पास, बॉल उपराज्यपाल के पाले में है। जी उपराज्यपाल महोदय को निर्णय लेना है। और हमने पहले भी, चाहे वो यूपीए की सरकार थी या आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जो भी था, हमने हर बार यही कहा कि हमें उपराज्यपाल के निर्णय पर पूरा विश्वास रहेगा। उपराज्यपाल जो भी निर्णय लेंगे, भारतीय जनता पार्टी उसको ठीक है। लेकिन आपका स्टैंड पिछले दिनों में बदल गया है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आलोक शर्मा जी आप जो कहना चाह रहे हैं आप बोलिएगा, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर भी बड़ी अजीब सी स्थिति है। आप लोग कह रहे हैं कि हम किसी के साथ नहीं जाना चाहते हैं, चुनाव हो दिल्ली में, मोहम्मद आसिफ खान आप ही के पार्टी के विधायक हैं, वो हर जगह हर चैनल में घूम घूम कर कह रहे हैं कि वो समर्थन देने को तैयार है आम आदमी पार्टी को एक विधायक की हैसियत से। ये क्या है? ये थोड़ा समझाइए, पेच क्या है आपके अंदर, क्या चल रहा है? ऐसा तो नहीं आपके सामने बड़ी चुनौती है कि आपकी पार्टी के विधायक कैसे आपके साथ रह जाएं? नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे 8 विधायक पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। अगर उनको इस तरह की कोई बात करनी होती तो आम आदमी पार्टी का पर्दाफाश नहीं करते, वो स्टिंग ऑपरेशन करके, जो उन्होंने कल पूरे देश को दिखाया है। स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, उसमें ऑडियो तो है ही नहीं, आवाज कुछ नहीं आ रही है उसमें। पूरा आप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे कि क्या पूरी तरह से स्टिंग ऑपरेशन है वो? और कल इंडिया न्यूज का 8 से 9 बजे का डिबेट सुनिए। पार्टी सर वो डिबेट मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद आसिफ खान मेरे स्टूडियो में बैठे, यहीं बैठे हुए थे, कल वो चर्चा में शिरकत कर रहे थे सर। मेरी बात पूरी, उसमें ऑडियो नहीं है और खुद अपनी जुबान से कह चुके हैं कि कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं है। देखिए चलिए मान लीजिए स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, उन्होंने स्पष्ट कहा है, जो व्यक्ति पार्टी केजरीवाल की तरफ से गया है कि हाँ मैं समर्थन मांगने के लिए वहां पर गया हूं। अभी आपके चैनल पर दिखाई दे रहे हैं वो किस तरह से बातें कर रहे हैं। अभी भाजपा के जो हमारे साथी कह रहे थे वो बिल्कुल पूरी तरह से सफेद झूठ बोल रहे थे। उनका कहना है कि हमारे पास नंबर नहीं है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो 14 दिसंबर को इनके पास 32 एमएलए थे। 32 एमएलए के साथ इन्होंने उपराज्यपाल महोदय को क्या कहा कि हमारे पास संख्या नहीं है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। फिर प्रभात झा जी ने पिछले 1 महीने पहले क्या कहा कि विधायक हमारे पास हैं संपर्क में, पर्याप्त संख्या है, हम हाईकमान के निर्देश का पालन करना चाहते हैं। 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने लिख कर दिया कि अभी दिल्ली में चुनाव का सही समय नहीं है। 4 दिन पहले इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि तमाम विकल्प खुले हुए हैं। भाजपा की जो अलग अलग प्रवक्ता अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, केवल दिल्ली की जनता गुमराह हो। ठीक है, और आपके पार्टी के नेता अलग बयान दे रहे हैं, उससे किसका नुकसान हो रहा है? आप कह रहे हैं कि आप समर्थन नहीं देंगे आम आदमी पार्टी को। मोहम्मद आसिफ खान हमारे चैनल पर इसी स्टूडियो में इसी कार्यक्रम में कहकर गए हैं कि वो व्यक्तिगत तौर पर समर्थन देने को तैयार है आम आदमी पार्टी को। आपके यहाँ भी तो ऐसा लग रहा है कि हर विधायक बटा हुआ है। नहीं है, कई विधायक ऐसे ऐसा लग रहा है चुनाव नहीं चाहते। देखिए 8 के 8 विधायक हमारे पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बिजली और पानी 3 समस्याओं से चलिए आप ये नहीं मान रहे हैं सर, चुनाव में नहीं जाना चाहती, हम पूरे चुनाव में जाना चाहते हैं। उलझन की स्थिति आपकी पार्टी में भी है। मोहम्मद आसिफ खान का ही मैं जिक्र एक बार फिर से करूंगा, कांग्रेस के एमएलए हैं, वो यहां तक कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया उनसे संपर्क साध रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। देखिए अखिलेश जी, अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। एक एमएलए है जो घूम घूम के कह रहा है मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट देना चाहता हूं।
अरे एक एमएलए कम से कम बीजेपी घूम के ले आए थे जो कम से कम ये कह सके कि उनको सपोर्ट देना चाहती। और अभी थोड़ी देर पहले विजेंद्र गुप्ता जी से आपने बातचीत की, विजेंद्र गुप्ता जी की हालत तो ये हो गई है कि पार्टी की लाइन कुछ और है, वो कुछ और लाइन बोल रहे हैं। रामवीर सिंह बिधूड़ी कुछ और बात कह रहे हैं। मैं सुबह से कह रहा हूं रामवीर सिंह बिधूड़ी को उनकी पार्टी सीरियसली नहीं लेती। देखिए, इस पूरे मसले में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खराब बात ये स्थिति हो गई है कि आज दिल्ली के अंदर किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। कायदे से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उनको फौरन विधानसभा भंग करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के नेता जब ये कह रहे हैं कि भाई आज जब जिस तरीके से विजेंद्र जी गुप्ता जी कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है, वैसे विधानसभा फौरन भंग होनी चाहिए, चुनाव होने चाहिए। और दिल्ली के अंदर चाहे जिसकी सरकार डिसॉल्व ना किया जाए, 1 महीने पहले की बात है आशुतोष जी। आप दोनों पार्टियां सत्ता की लोलुप हैं, कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ करना चाहते हैं आप लोग, और ये नहीं ये प्रूव हो रहा है पिछले 1 महीने के घटनाक्रम और तमाम बयानों से ये चीज प्रूव हो रही है। क्या एलजी महोदय को केजरीवाल महोदय ने पत्र नहीं लिखा? आप पता नहीं कांग्रेस के हमारे जो कांग्रेस के साथी बोल रहे हैं, दरअसल इनको तथ्यों का पूरा ज्ञान नहीं है। और अभी थोड़ी सारा ज्ञान आम आदमी पार्टी को, बाकी सब पागल हैं इस दुनिया में। आप लोगों ने यू टर्न ले लेके ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा मुझे, रुकना पड़ेगा। सभी को तथ्यों की जानकारी नहीं। आलोक जी 1 मिनट, आशुतोष जी मैं आऊंगा आपके पास, अपनी बात तफसील से रखिएगा, मजबूरी है, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। विजेंद्र गुप्ता जी आपके पास भी मैं आऊंगा दोबारा, लेकिन बड़ा सवाल तो यह भी है कि क्या दिल्ली की जनता अब गुमराह हो रही है? वाकई दिल्ली में सरकार बनाने के लिए कोई फार्मूला है या अब चुनाव ही एकमात्र विकल्प है? एक बात अभी जो आप कह रहे हैं कि जिस दिन बीजेपी को यह लगेगा कि चुनाव कराना हमारे हित में है, उस दिन वो फौरन चुनाव कराना चाहेगी, क्यों नहीं कराएगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस बीच में वो कई फार्मूले पर काम कर रहे थे। एक तो ये फार्मूला था कि भाई कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों या 7 विधायक जितने भी उनको मिल जाएं, उनको लेकर सरकार बनाने, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ गई उनको, वो शायद अकाली दल के थ्रू चाहते थे रूट करना। अब जो भी वो, मुझे लगता है कि एक और बड़ी समस्या थी कि भाई दिल्ली में प्रचंड बहुमत या कम से कम बेहतर बहुमत के साथ सरकार बनी है केंद्र की, वैसे में ये कहा जाएगा कि ये जोड़ तोड़, इस बीच में अरविंद केजरीवाल ने काफी शोर मचाना शुरू किया। उनको लगा कि सारा खेल बिगड़ जाएगा, लोग कहेंगे कितने अमर्यादित लोग हैं ये बीजेपी वाले, जो कई बार रिफ्लेक्शन कांग्रेस पार्टी बीजेपी सब पर हुआ है। तीसरी बात जो मुझे लगता है, जो असल बात मुझे दिख रही है कि देखिए अभी भी भारत में हमारी जो डेमोक्रेसी है बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है। नेताओं का जो बिहेवियर है बहुत इमेच्योर है। मैं कहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों मिलकर सरकार क्यों नहीं बना सकती फिर से? इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर आप बीजेपी को समझती है कांग्रेस की वो उसका मेन राइवल है, और बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज पर, जनता के इश्यू पर कांग्रेस ने यही कह के समर्थन सर दिया था कि सांप्रदायिक ताकतें हैं, और ये तमाम उदाहरण दिए गए थे। एग्जैक्टली। तो अगर वो एजेंडा कांग्रेस का मरा नहीं है और आम आदमी पार्टी अपनी इमेच्योरिटी से, जिसकी वजह से उसने सरकार से अपने को अलग किया, उसका रिव्यू करके और सोचती है कि वाकई उसने इमेच्योरिटी दिखाई और जनता के प्रति गैर जवाबदेही थी, तो मैच्योर डेमोक्रेसी का तकाजा है, मैच्योर लीडरशिप का तकाजा है कि वो मिलके बनाते। कांग्रेस के नेता है, क्या ये खतरा एरोगेंस है? ये कहीं ना कहीं एरोगेंस है। जी, क्या आलोक शर्मा जी खतरा ये टल गया क्या? आप लोग तथाकथित तौर पे सांप्रदायिक पार्टी बीजेपी को बता रहे थे, अब तो केंद्र में भी वो है, वो ताकत आपके मुताबिक और मजबूत हो गई, क्यों नहीं आपको समर्थन दे रहे हैं आप? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के चरित्र की बात है, वो देश में पूरी तरह हर बच्चा जानता है। फिर आप दूसरी पार्टी पे चले गए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आज का विषय नहीं है, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने पार्टी केजरीवाल के 16 मुद्दों को समर्थन दिया। क्यों दिया? उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी कि आप समर्थन देंगे। हमने कहा कि हो सकता हमसे कोई गलती रही हो, हम 50% बिजली के दाम कम ना कर पाए हो, हम भी देखते हैं कैसे करते हैं ये लोग, हमने इनको समर्थन दिया। लेकिन वो पार्टी असंवैधानिक तरीके से, हम देखने के लिए, मतलब आपने एक्सपोज करने के लिए दिया कि समर्थन? देखिए, नहीं, आप कह रहे हैं कि हमने उनको देखने के लिए कि कैसे ये दाम कम कर सकते हैं, इसलिए हमने समर्थन दिया। बिल्कुल देखने के लिए किया, क्योंकि वो चीज किसी भी तरह से संभव नहीं थी। दोनों ही पार्टियों ने मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा था कि सब्सिडी से कम करेंगे। सब्सिडी से तो आप 100% कम कर दीजिए, उससे क्या भला होगा आपका? इन्होंने कहा था कि रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, और पता नहीं कौन कौन से सरकार तो जन लोकपाल के मुद्दे पर गई भाई। देखिए, जन लोकपाल के मुद्दे पर नहीं गई। और देखिए एक सेकंड, उनका भी ये बहुत इमेच्योर तौर तरीका था आम आदमी पार्टी का कि जब तक हमारा ये विधेयक नहीं होगा तब तक हम सरकार नहीं चलाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि एक सबक उनको मिला कि भाई जनता जो है आपसे बेहद नाराज हो गई पूरे देश में। अभी का मौका ये है अखिलेश, बिल्कुल एक लाइन में मैं कंक्लूड करूंगा कि भैया या तो आप सरकार बनाइए या चुनाव में जाइए, तीनों को मान लेना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? आप जो है अधर में लटकाए हुए हैं, दिल्ली की जनता के साथ
न्याय नहीं हो पा रहा आशुतोष जी। है, आप मैच्योर बिहेवियर नहीं कर रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि जो संविधान के रखवाले हैं उनको भी अनंत काल तक नहीं इंतजार करना चाहिए। देखिए एक मिनट सर, एक मिनट आशुतोष जी, देखिए ये भ्रम की स्थिति क्यों मिले? ये एक मिनट सर, भ्रम की स्थिति हर तरफ से फैलाई जा रही है। सरकार बनाने को लेकर भ्रम की स्थिति है। आपके पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी कई तरह के भ्रम फैला रहे हैं। और मुझे याद है इसी कार्यक्रम में 2 दिन पहले आप ये कहकर गए थे कि आपके पास कुछ सबूत हैं आप लोगों के पास, जो बहुत जल्द आप रखेंगे कि कैसे आपके पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग भी कोई सबूत लेकर सामने नहीं आ रहे। क्या आप भी उसी रेस में शामिल हो चुके हैं? आरोप प्रत्यारोप की जो रणनीति और राजनीति देखने को मिल रही है हाल के दिनों में, आशुतोष जी। देखिए अखिलेश, अभी थोड़ी देर पहले जो आपके कांग्रेस के नेता हैं, दरअसल तथ्यों की जानकारी उनको है नहीं, इसलिए उठपटांग बातें कर रहे हैं। खैर इसको मैं यहाँ भी छोड़ देता हूँ। नहीं छोड़िए मत, बताइए कौन सा तथ्य। देखिए ये बड़ा आसान है, छोड़िए। नहीं तू मैं नहीं बचेगा। अखिलेश जी आप आरोप लगाते हैं डिबेट में और चले जाते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो पार्टी केजरीवाल बहुत दिन से कर रही है। एक मिनट सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए आशुतोष जी। नहीं, अगर वो बीच में ना बोलने की बात करें तो फिर मैं बीच में बोलता हूं, फिर अपनी बात रखता हूं। नहीं आप बोलिए, अपनी बात अपने, जब मैं आपको वक्त दूंगा बोलिएगा। बोलिए आशुतोष भाई। हम उर्मिलेश जी ने बड़ी अच्छी बात की और मुझे लगता है बातचीत अगर इस अंदाज में हो तो जरा बातचीत करने में मजा भी आता। उर्मिलेश जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का बिहेवियर इमेच्योर था और डेमोक्रेसी के अंदर इस तरीके के बिहेवियर थोड़ा अपेक्षित नहीं होते। मेरा सवाल इस बात को लेकर, भाई हम पिछले 3 साल से लगातार इस बात को आंदोलन कर रहे थे कि भाई जन लोकपाल बिल आना चाहिए, जन लोकपाल बिल आना चाहिए। देश के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। ये ऐसा मसला था जिस पर पूरा देश पिछले 3 सालों से लगातार उद्वेलित है। जब हम वो जन लोकपाल बिल लाने का प्रयास हमने किया तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों विधानसभा के अंदर कहने लगे हम 40, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत कानून न बने। आशुतोष जी आपकी लॉ मिनिस्ट्री ने कहा था कि ये तरीका गलत है कि हमने अपना कमिटमेंट दिया है। लोकपाल बिल को उसमें विधानसभा में रखने का आपकी लॉ मिनिस्ट्री ने स्वयं कहा था। आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? जनता को आगे क्या बिल्कुल गुमराह करते चले जाएंगे। कब तक गुमराह करेंगे आप? एक मिनट, क्या आपकी लॉ मिनिस्ट्री ने कहीं कहा था कि ये विधानसभा में ऐसे लोगों को के अंदर बोलने का संयम हुआ करे? एक मिनट सुन लीजिए अखिलेश मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि भाई कांग्रेस बीजेपी के लोगों से कह दे कम से कम सुन तो ले, बीच में ना टोके। आप गलत बयान करेंगे, गलत मैसेज जनता को देंगे तो मैं आता हूं आपके पास, आपके पास भी आऊंगा। आशुतोष को अपनी बात रख लेने दीजिए। आशुतोष बोलिए, भाई कंप्लीट कीजिए सर। भाई आलोक जी, भाई विजेंद्र जी, मेरी बात आपको बहुत खराब लग सकती है और आपकी बात मुझे खराब लग सकती है, लेकिन अगर मेरे खत्म करने के बाद आपको जितनी आलोचना करनी आलोचना कर दे, मैं रोकूंगा नहीं आपको। तो मैं ये बात कह रहा था कि हम जन लोकपाल बिल हमारा एक कमिटमेंट था, हम उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए। हमने सिद्धांतों के आधार पर इस्तीफा दे दिया। आपको इमेच्योर लगता है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद मैं कहता हूं कि सिद्धांतों के आधार पर आशुतोष जी आप जो कह रहे हैं ना कि आपने इस्तीफा दे दिया, उसके पीछे भी दूसरी कहानी थी। जिस तरीके से जन लोकपाल बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और जो तमाम चीजें हुई थी उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए थे, उसके जवाब भी आपको देने पड़ेंगे आने वाले दिनों में, ऐसी बात नहीं है। आता हूं सर आपके पास, विजेंद्र गुप्ता जी, अब तो गेंद आपके पाले में है, फ्रेश मैंडेट लीजिए ना, दिल्ली में चुनाव करवाइए। दिल्ली की जनता को पेंडुलम की तरह क्यों रखा हुआ आप लोगों ने? अखिलेश जी, पहले तो मैं कुछ सवाल आशुतोष से करना चाहता हूँ। सर आप लोग मेरे सवालों का जवाब नहीं देते, आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब करते रह जाते हैं। ससुराल में मैं जनता का नुमाइंदा हूं सर, मेरे सवालों का भी तो जवाब दे दीजिए। ससुराल में इंदिरापुरम में कांग्रेस के 2 विधायक देवेंद्र यादव और आसिफ मोहम्मद खान उनके पास क्या करने गए थे, और दूसरा संजय सिंह और तो उसको खत्म कर दीजिए ना सर, बात ही खत्म हो जाए। आप राष्ट्रपति शासन हटवाने की सिफारिश कीजिए, चुनाव करवाइए, वो बात ही खत्म हो जाए। मैं समझ रहा हूं आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, आपका इशारा हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ है, उसको खत्म कीजिए ना, बात खत्म कीजिए, चुनाव करवा लीजिए। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी खुद सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, जोड़ तोड़ के साथ कर रही है, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहती है। अच्छा। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। दूसरे पर आरोप आप भी रखना चाह रहे हैं दोनों हाथों में। ये चाहते हैं कि अगर अनुकूल परिस्थिति हो तो चुनाव करवा ले, नहीं तो राष्ट्रपति शासन है ही, केंद्र में अपनी सरकार है। 3 रास्ते, कोई भी 3 में से कोई भी रास्ता जो है वो उपराज्यपाल महोदय अडॉप्ट करें। अच्छा। हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन दिल्ली को चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए। बाधा कौन है सर? ये देखिए, अब ये भ्रम की स्थिति है। आप लोग जिस तरह की बातें करें, बाधा कौन है इसमें? बीच में कौन आ रहा है? आपके पार्टी के कोई नेता हैं, कोई बड़े नेता हैं? क्यों नहीं दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, बताइए। हमारा कहना है कि ये फैसला उपराज्यपाल महोदय को लेना है कि राष्ट्रपति शासन को एक्सटेंड करना है।
विधानसभा को भंग करना है, अच्छा, या फिर नई संभावनाएं। वो कब लेंगे सर? उर्मिला जी कब फैसला लेंगे? नहीं, मुझे लगता है तीनों में से देखिए, जो उनको कौन रोक रहा है? उपराज्यपाल क्यों नहीं फैसला ले रहे होंगे? क्या क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? तीनों रास्ते जो है बहुत ही सरल तरीके से इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, संवैधानिक स्थिति बहुत साफ है। वो ये है कि अगर वाकई सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं नजर आती तो ऐसी स्थिति में चुनाव के अलावा और कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। पहली बात तो यह है, अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हथियार डाल दिए हैं कि वो सरकार नहीं बना सकती, ऐसे में उपराज्यपाल महोदय बिल्कुल स्वतंत्र हैं चुनाव कराने के लिए, चुनाव की घोषणा। नहीं तो देखिए सर, कांग्रेस कोई और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव हो, तो भारतीय जनता पार्टी रोड़ा बन रही है ना चुनाव में फिर। क्योंकि देखिए अखिलेश, सबसे परेशानी की बात यह है जो संविधान के खिलाफ जाएगा, वो ये कि अगर आप अनंत काल तक सरकार बनने की संभावना को टटोलते रहिए और इस बीच में हॉर्स ट्रेडिंग हो, इस बीच में दल बदल की कोशिश हो, इस बीच में तमाम तरह के अवैध धंधेबाजी हो, तो मैं समझता हूं कि इससे संविधान के रखवाले, संविधान के जो संरक्षक हैं, सभी पर कोई न कोई आरोप और धब्बे लगेंगे। इससे बेहतर यह है कि तीनों पॉलिटिकल पार्टी जो मेजर हैं दिल्ली की, वो तय कर लें और वो उपराज्यपाल को कह दें कि भाई आप चुनाव कराइए, हम तीनों तैयार हैं। मुझे लगता है उपराज्यपाल के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा कि वो चुनाव की अधिघोषणा तत्काल जारी करवाएं। और इसके गुनहगार आलोक शर्मा जी आप लोग भी हैं, आपकी भी पार्टी थी केंद्र में, उस दौरान भी आप चाहते तो सिफारिश इस बात की करवा सकते थे कि दिल्ली में चुनाव हो जाए, यूपीए की जब सरकार थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना आलोक जी। अखिलेश जी देखिए, फरवरी के अंदर 19 फरवरी को पार्टी केजरीवाल की सरकार गिरी थी और मार्च के पहले हफ्ते में आचार संहिता लागू हो गई थी, उसके बाद आम चुनाव आ गए थे, तो पूरी तरह से कहीं पर भी इस तरह की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन अब पिछले 50-52 दिन से गुंजाइश नहीं थी। आपको लगा कि चुनाव हो गए तो आपके जो 8 विधायक जो जीते हैं वो भी नहीं जीत पाएंगे? ऐसा नहीं, इस बात का खतरा कांग्रेस पार्टी आज चुनाव होता है तो सबसे ज्यादा फायदे में रहेगी। कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं पार्टी केजरीवाल के पास जो चला गया था वो वापस लौटा है। ऐसा क्या किया आप लोगों ने? जिस तरह से तो बुरी तरह से हार गए केंद्र में, ऐसा क्या किया? मैं बताना चाहता हूं, केंद्र की जो चीजें थी वो बिल्कुल अलग थी। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली का जो हमारा परंपरागत वोट बैंक था वो पूरी तरह से हमारे पास आ रहा है। दोनों दलों ने आज के बजट के बाद तो खास तौर पर भाजपा और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली की जनता को गुमराह कर चौराहे पे खड़ा कर दिया है और तमाम विकास के जो कार्यक्रम चल रहे थे वो बंद कर दिए हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी आज सबसे ज्यादा। आलोक शर्मा यहाँ स्टूडियो में बैठ के दावा कर रहे हैं कि आपका पूरा वोट बैंक खिसक चुका है और इनके पाले में आ गया है, कांग्रेस के पाले में। देखिए, मैं आप ही के इस प्रोग्राम में कितनी बार आलोक शर्मा जी की जो तथ्यात्मक गलतियां उसको दुरुस्त, कभी कह रहे हैं 19 तारीख को अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा, दरअसल उन्होंने 15 फरवरी को इस्तीफा दिया, तो 19 फरवरी को नहीं दिया। तो आलोक जी अपने 19 हो सकता है मेरे मुंह से गलत निकला, 15 को भी अगर दिया है तो कोई बहुत उसमें सुन लीजिए, विचारों की कोई गलती नहीं है। 4 दिन का फासला है, सुन लीजिए। हाँ चलिए, आज दिल्ली की स्थिति यह है कि कांग्रेस दरअसल एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई जो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। विधानसभा के चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत 19% था, लोकसभा के चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत 4% बढ़ा, हम 29 से हटकर 33.5 पे आ गए। कांग्रेस 22% से घटकर 15 पे आ गई है। और अभी कल आपके दूसरे चैनल तथ्यों पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं। चलिए एक मिनट, उसके बावजूद भी अगर हमारे कांग्रेस के साथियों को यह लगता है कि भाई आम आदमी पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो घट रहा है, कांग्रेस का बढ़ रहा है, तो मैं तो कह रहा हूं बीजेपी कांग्रेस दोनों जाके एलजी के सामने कहे भाई चुनाव कराओ। वक्त बिल्कुल, आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। असल संकट यही है जो अभी कमजोर हो रहे हैं। असल संकट यही है जो आशुतोष अभी कह रहे हैं। देखिए, नेशनल पॉलिटिक्स में कांग्रेस बीजेपी को सबसे बड़ा राइवल अपना मानती है, लेकिन यही संकट है कि दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी भले राष्ट्रीय स्तर पर उसकी दुश्मन है, लेकिन यहां आम आदमी पार्टी बीजेपी से बड़ी दुश्मन है, क्योंकि अस्तित्व जो कांग्रेस का है दिल्ली में उसको खत्म किया है आम आदमी पार्टी ने, और इसीलिए सरकार नहीं बन पा रही है। बड़ा सवाल यही कारण है, बिल्कुल बीजेपी की सरकार बन पा रही है।